देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा और आज मैं आपको ले चल रही हूं म्यूचुअल फंड की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हर जागरूक निवेशक जानना चाहता है, क्योंकि यहां निवेश करने की सलाह लगभग हर फाइनेंशियल एडवाइजर देता है। तो क्या है म्यूचुअल फंड्स, कैसे कर सकते हैं आप इसमें निवेश की शुरुआत और कैसे चुन सकते हैं अपने लिए सबसे बेहतर म्यूचुअल फंड स्कीम, इन सब पर चर्चा होगी आज। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के साथ भी हम उसकी राय भी आपको दिलवाएंगे, लेकिन उन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। गणेशोत्सव का आगाज हो चुका है। बप्पा के भक्त मंगल कामना के साथ अपने भगवान की आराधना में लीन हैं। ऐसी मान्यता है कि जीवन में किसी बड़े काम की शुरुआत का श्री गणेश गणपति बप्पा के नाम से शुभ होता है। मार्केट में अगर आप निवेश की शुभ शुरुआत करने वाले हैं तो गणपति बप्पा का नाम लेकर शुभ निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके मन में भी सवाल हो कि आखिर निवेश की शुरुआत कैसे करें, कहां पैसा लगाना सही होगा, किस फॉर्मूले को अपनाने से घाटा दूर रहेगा और शुभ लाभ होता रहेगा। कम रिस्क में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश सही विकल्प साबित हो सकता है। हालांकि अभी भी काफी लोगों को यह पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या, इसमें निवेश कैसे किया जाता है, कम से कम कितने पैसों में निवेश की शुरुआत हो सकती है। जो लोग शेयर बाजार में निवेश के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेश अच्छा विकल्प बन सकता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों से पैसे जुटाती हैं। इस पैसे को शेयर, बॉन्ड और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करती हैं। इसके बदले म्यूचुअल फंड निवेशकों से चार्ज भी लेते हैं। म्यूचुअल फंड अपनी इक्विटी स्कीम से जुटाए पैसों का निवेश शेयर बाजार में करते हैं, जिससे बेहतरीन रिटर्न की संभावना बनी रहती है। मॉर्निंग स्टार इंडिया की तरफ से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक शेयर आधारित म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने लॉकडाउन पीरियड में भी 25% का रिटर्न दिया है, जो ये बताता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश कितना फायदे का सौदा है। जानकारों का कहना है कि म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी बाजार के उतार चढ़ाव का असर होता है, इसीलिए अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को देखते हुए निवेश का फैसला करना चाहिए। बेहतर होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है आज के हमारे खास मेहमान के स्वागत करने का। मिस्टर ओमकारेश्वर सिंह म्यूचुअल फंड की जो जाने माने एक्सपर्ट हैं, अब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर सिंह आपका इस खास शो पर। तो आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो इसीलिए सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स में, सेविंग्स अकाउंट्स में या फिर गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोचते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड से हालांकि ज्यादातर लोग दूर ही रहते हैं। तो इसमें निवेश करने के फायदे क्या हैं, ये भी बताइए। जी नमस्कार। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रिटर्न्स हमको कहाँ से मिलता है और कितना मिलता है। तो जो आपने बताया कि सेविंग्स फंड में, एफडी में अगर आप पैसा डालते हो या फिर रियल एस्टेट में डालते हो, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है और नेगेटिव्स क्या क्या है। तो एक चीज कहा जाता है, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन होता है जो महंगाई दर जो होता है उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हमको ये देखना पड़ता है कि जो रिटर्न हमको मिल रहा है वो इन्फ्लेशन दर से ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है। जी। तो आप ज्यादातर समय आपको ये लगेगा कि महंगाई दर से आपकी कमाई जो है वो सेविंग्स में या फिर फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिल पाता है। और जहाँ बात रहा रियल एस्टेट का, गोल्ड का, तो रियल एस्टेट एंड गोल्ड साइक्लिकल होते हैं, यानी कभी आपको देंगे रिटर्न्स, कभी आपको नहीं देंगे। ठीक है। प्लस ये होता है कि आप जब बेचना चाहें तो तुरंत बिक ना पाए। तो ये सारा चीज देखते हुए अगर आप सारे एसेट क्लासेस को मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि इक्विटी ओरिएंटेड जितने भी फंड्स होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसमें रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है, जो इन्फ्लेशन को बीट करता है और सही मायने में आपका वेल्थ क्रिएट करता है। जी। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, प्लस आपको इक्विटी का बेनिफिट भी मिलता है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसे समय पे जब हम देख रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, एक ऐसे निवेश के विकल्प को चुनना जहां पर हमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिले, यानी कि महंगाई दर से ज्यादा आपको रिटर्न मिले, जिससे कि आपकी कुछ कमाई हो पाए, ये चुनना जरूरी है और वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स उस कमी को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर किसी को आज निवेश स्टार्ट करना हो म्यूचुअल फंड में, तो वो कैसे करें? क्या किसी बैंक के पास जाएं, वहां से कोई अकाउंट खोलना होता है, या फिर आज तरह तरह की फिनटेक एप्स भी हैं जहां पर वो बोलते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें? तो सही सेफ जरिया क्या है म्यूचुअल फंड्स में निवेश का? जी, तो अभी आपके पास बहुत से ऑप्शन है। पहला आप क्या कर सकते हो कि mpindia.com करके एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का एक साइट है। वहां पर जा करके आपको वहां पे एक बहुत फाइंड योर डिस्ट्रीब्यूटर करके है। ठीक है। वहां पर आप अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर को आप खोज सकते हैं और जो जिससे आप कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ आप कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। इसके अलावा बहुत से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बहुत से बैंक्स होते हैं, बहुत से फिनटेक्स होते हैं, जिनके पास आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो और उसमें निवेश कर सकते हो। ठीक है। तो अभी जो अवेलेबिलिटी जो है वो काफी अच्छे से है। तो आप एक MFD यानी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास जाकर के भी कर सकते हो, या फिर आप जो भी फिनटेक ऐप है, बैंक के ऐप है या नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऐप है, उस ऐप को यूज कर करके आप घर में बैठे बैठे निवेश कर सकते हो। ठीक है। अब ये बताइए ओंकारेश्वर जी कि अब म्यूचुअल फंड चुनना ये सबसे बड़ा काम होता है, तो कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? ये बात आपने सही बोला है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? जी। तो इसको देखने के लिए हमको देखना पड़ता है कि हमारा गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए मैं क्यों ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अगर मुझे पता है कि इससे मुझे ये गोल को अचीव करना है, जो गोल आप मान लो कि मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए है, या फिर मेरे रिटायरमेंट के लिए है, या फिर मेरे घर के लिए है, तो ये देखते हुए उसके बाद क्या होता है, या फिर वेकेशन के लिए या फिर कार खरीदने के लिए जी। तो इसको देखते हुए हम क्या करते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना है, कितने समय के लिए हम ये निवेश करना चाहते हैं और कब मुझे वो चीज चाहिए। को ध्यान देते हुए अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। ओंकारेश्वर जी, अब अक्सर ये देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तैयार करते समय भी कुछ डाउट आता है लोगों के मन में, तो कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो के तौर पर, ये बताइए। जी, 4 से 6 स्कीम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। रीजन उससे ज्यादा होने से ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और रिटर्न सब ऑप्टिमल हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि 4 से 6 स्कीम में हमको मेरा सारा रिक्वायरमेंट मीट हो जाना चाहिए। उसमें डिपेंडिंग अपॉन मेरा ऑब्जेक्टिव लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या फिर इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स है या डेट फंड्स है, जैसे ये सारे मिला करके 4 से 6 फंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आपको वो सही रिटर्न्स नहीं मिल पाए। तो इसके अलावा ये बताइए, जो एक अक्सर लोगों के मन में डाउट आता है कि म्यूचुअल फंड्स का अकाउंट तो खुलवा लिया, लेकिन अब शुरुआत में SIP के जरिए हर महीने एक रेगुलेटेड फैशन में वो निवेश करें, या आज की मौजूदा स्थिति में अगर कोई इक्विटी या डेट में निवेश कर रहा है तो एक लमसम अमाउंट में निवेश कर दें, सही स्ट्रैटेजी क्या रहती है? अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप SIP से चालू करें। ओके। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको समझ में आने लगता है कि मार्केट किस तरह से काम करता है, प्लस एक साथ आप ज्यादा पैसा नहीं लगाते हो तो आपको वो डर भी नहीं रहता है कि मेरे पैसे के साथ क्या होगा जी। और थोड़ा थोड़ा पैसा आप जब लगाते हो तो वहाँ पर लंबे समय के लिए आप छोड़ते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि बोला जाता है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जी, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आपको पता चलता है कि कैसे आप 2,500 रुपए लगा करके 25 साल में करोड़पति बन सकते हो। ओके, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, यानी कि आपने टोटल निवेश 7.5 लाख किया है 25 साल में, लेकिन 1 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो बन जाए।
मतलब कि वेल्थ क्रिएट हो जाए। ये आपने बहुत ही काम की बात बताई है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि करोड़पति बनने के लिए शायद लखपति होना बहुत जरूरी है, तभी कोई करोड़पति बन पाएगा। लेकिन केवल मात्र 2,500 रुपए से, जो आपने बात कही है, जो अक्सर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप 2,500 रुपए से भी शुरुआत करें तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश के जरिए आप करोड़पति बन सकते हैं। ये पॉसिबल है। और अभी आगे जाते हुए हम पूछेंगे कि कैसे, किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है जिससे कि आप करोड़पति वाला पोर्टफोलियो तैयार कर पाएं, वो भी हम ओमकारेश्वर जी से पूछेंगे। एक और डाउट जो ज्यादातर लोगों के मन में आता है, वो मैं सवाल के तौर पर आपसे पूछती हूँ। अक्सर हम देखते हैं जब हम म्यूचुअल फंड चुनने जाते हैं कि कुछ डायरेक्ट प्लान्स होते हैं, कुछ रेगुलेटेड प्लान्स होते हैं, तो इनमें अंतर क्या रहता है और निवेश कहाँ करने में फायदा रहेगा, ये बताइए। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं और हमको मार्केट के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है जी, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के हेल्प लेने से, जो आदमी इस फील्ड में काफी दिन से है और उसको समझ है कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से, क्योंकि करीब 3-4 हजार स्कीम्स अवेलेबल है। अब 3-4 हजार स्कीम्स में आपको कौन सा स्कीम लेना चाहिए वो खोजने में काफी तकलीफ हो सकती है। इसलिए चाहिए कि आप किसी का हेल्प लें जो कि एक क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसके साथ जा सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, आपको सारे फाइनेंशियल मार्केट समझ में आता है, आप उतार चढ़ाव जानते हैं, आप एसेट क्लासेस के बारे में जानते हैं और आपको मदद की जरूरत नहीं है, तो उसमें फिर आप डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं और डायरेक्ट प्लान में फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ गया कि कहां पर अगर आपको अपने सहूलियत के हिसाब से भी और अपने नॉलेज के हिसाब से भी ये चुनाव करना जरूरी है कि कन्वीनियंस फी जो होती है आपको वो नहीं देनी पड़ेगी एक प्लान में, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि कौन से प्लान्स में किस तरीके के जो फंड्स हैं उनमें आपको निवेश करना है, तो उसका ध्यान जरूर रखिए। ओमकारेश्वर जी, अब ये हमें बताइए और हमारे सभी दर्शकों को भी बताइए कि इस वक्त अगर किसी को पोर्टफोलियो तैयार करना हो तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स इस समय कौन से हैं और वहां पर किस तरीके का रिटर्न देखने को मिल रहा है और कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर कोई आज निवेश करना चाहे तो आपकी राय उनके लिए सबसे जरूरी है। जी, तो अगर ये ग्रोथ सबसे ज्यादा इक्विटी फंड्स में होते हैं और रिस्क भी सबसे ज्यादा इक्विटी फंड्स में होते हैं, तो अभी जो मार्केट कंडीशन है, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो कुछ फंड्स हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हो। पहला फंड जो है वो एक्सिस ESG फंड है, ग्रोथ प्लान। दूसरा जो फंड है वो UTI इक्विटी फंड है, ग्रोथ प्लान। तीसरा जो है वो पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड है, वो भी काफी अच्छा है। फिर उसके बाद चौथा आप देख सकते हो तो एक इंडेक्स फंड है HDFC सेंसेक्स 30, तो उसको आप ले सकते हो। और पांचवा एक और है सैम्को फ्लेक्सी कैप फंड, उसको आप ले सकते हो। ठीक है। और उसमें जो रिटर्न होने का 3 से 5 साल का जो रिटर्न हो सकता है वो करीब आपको 13 से 17% तक मिलता है। 13 से 17% तक का रिटर्न यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉप 5 फंड्स के नाम भी यहाँ पर आपको पता चल चुके हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर बात कीजिएगा। इन 5 फंड्स में से अगर आपके पोर्टफोलियो को कोई फंड सूट करता है तो डेफिनेटली आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं निवेश की। ओमकारेश्वर जी के पास दोबारा से हम लौटेंगे कुछ और सवालों के लिए, लेकिन उससे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा के पास, जो कि आपको बताएंगे कि आखिरकार बाजार में किस किस तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाह रहे हैं और अगर आपका फाइनेंशियल गोल एकदम क्लियर है, आपको पता है कि आपको कितना निवेश करना है और कितने समय के लिए करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह सकता। तो मैं आपको बताता हूं कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है जिसको हम ग्रोथ फंड भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो डेट म्यूचुअल फंड होता है। तीसरा जो होता है उसको हाइब्रिड या फिर बैलेंस फंड भी कहा जाता है। इसके साथ ही जो चौथा होता है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये तो मैंने आपको कैटेगरीज बता दी। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि ये फंड्स आखिर है क्या। तो सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हम लोग जाते हैं। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए कहा जाता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो इसमें क्या होता है कि निवेशकों का जो पैसा होता है वो शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसमें जो होता है जोखिम ज्यादा होता है और रिटर्न की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप थोड़े समय के लिए 1-2 साल के लिए आप निवेश करेंगे और आपको बहुत शानदार रिटर्न मिल जाएगा, तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी
गलतफहमी है। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यानी 8 से 10 साल के लिए आपको निवेश करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको यहां पर बताऊं कि शेयर बाजार में जो प्रदर्शन होता है, जैसे मान लीजिए आपने जिस स्टॉक में जो फंड मैनेजर होते हैं उन्होंने निवेश किया, अगर वो स्टॉक चलेगा तो ही आपका रिटर्न भी बेहतरीन आएगा। तो ये हुआ कि बात की शेयर बाजार के स्टॉक निवेश पर ये निर्भर करता है आपका रिटर्न। उसके बाद अब मैं दूसरे फंड की बात करता हूं, डेट म्यूचुअल फंड की। तो डेट म्यूचुअल फंड क्या है, जैसे कि नाम से चला डेट, तो इसमें क्या होता है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं। तो इसमें जो हॉरिजन होता है वो लगभग 5 साल तक का आपको रखना चाहिए। इसमें सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है ज्यादातर, और मैं आपको बताया कि इसमें रिटर्न जो होता है वो लो रिटर्न होता है और लो रिस्क होता है, यानी रिस्क बेहद कम होता है, और जो इक्विटी के मुकाबले इसमें जो रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसमें फिक्स डिपॉजिट की बात की जाएगी। आप सोचेंगे कि इस पर रिटर्न कितना मिलता है, क्या फिक्स डिपॉजिट से कम मिलता है, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं कि फिक्स डिपॉजिट से यहां पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले की बात मैं आपको बताऊं, हाइब्रिड, यानी जिसे बैलेंस फंड भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक मिक्सचर आप समझ लीजिए, इक्विटी का और डेट का इसको मिक्सचर कर दिया जाए, जैसे 60-40 रेशियो कर दिया जाए या फिर वाइस वर्सा कर दिया जाए, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सोने में भी इसमें निवेश किया जाता है, इक्विटी, डेट में, सोने में, इन सब चीजों में निवेश किया जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, ऑप्शन मिल जाता है निवेशकों को कि डाइवर्सिफिकेशन की इसको वैरायटी मिल जाती है कि यहां हम लोग निवेश कर सकते हैं और इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। अब उसके बाद जो चौथा जो है, ये समझने वाली चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें खास तौर पर एक फाइनेंशियल गोल के हिसाब से एक लक्ष्य तय किया गया होता है। तो वो लक्ष्य क्या हो सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे रिटायरमेंट स्कीम हो गई, बच्चों की शिक्षा हो गई, तो अगर आपके इस तरह के फाइनेंशियल गोल हैं तो आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन जो पीरियड होता है कम से कम 5 साल के लिए होता है। अब यहां पर मैं आपको समझ में आ गया कि 4 तरह के म्यूचुअल फंड्स है। अब इसमें निवेश कैसे करना है ये भी समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब 2 तरीके होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अब आप कहेंगे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखिए, ओपन एंडेड में क्या होता है, कभी भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है, एनएफओ के जरिए ही निवेश कर सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि देखिए, कभी भी निवेश करने का मतलब ये हो कि कभी भी निवेश कर सकते हो और कभी भी आप जो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट होती है उसको आप सेल कर सकते हैं। अब यहां पर जो होता है, जो क्लोज एंडेड की बात की जाए, इसमें एक तय सीमा होती है कि इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, एक तय सीमा में ही निवेश कर सकता है। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद मुझे लगता है काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या है, कितनी तरीके के हो सकते हैं, और अगर आपका फाइनेंशियल गोल एकदम क्लियर है तो कोई कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अब वक्त है जनता के सवाल लेने का, तो वापस लौटते हैं ओमकारेश्वर जी के पास। ओमकारेश्वर जी, आज हमारे पास पहला सवाल आया है अमित का, और ये दिल्ली से सवाल है। वो कहते हैं कि उनकी उम्र 28 साल की है, वो अनमैरिड हैं, 50,000 रुपए की सैलरी है उनकी, और अपनी शादी के लिए और घर और गाड़ी के लिए आगे जाकर हर महीने कितना पैसा उनको म्यूचुअल फंड में डालना होगा अभी से ही, ये बताइए। जी, तो उनके 28 साल के घर, शादी और के लिए उनको पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो वो अपना गोल उन्होंने काफी अच्छे से डिफाइन कर दिया है। उसके हिसाब से उनको ये टाइम ड्यूरेशन भी उनको पता है कि कितने साल में मेरे को कितना चीज चाहिए जी। अब इसको ध्यान रखते हुए जो अच्छे लॉन्ग टर्म वाले हैं उसको इक्विटी फंड्स को यूज करें, तो वो भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स को यूज करें। ठीक है। अगर मिड टर्म जो जितने भी हैं उसमें वो इक्विटी और हाइब्रिड का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और जो बहुत ही शॉर्ट टर्म है उसके लिए वो डेट फंड्स, खास करके शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड को ध्यान रखें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपना जवाब मिल गया हो। आप अपने अलग अलग गोल्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा डालना है। शॉर्ट टर्म के लिए आप डेट फंड्स में डाल सकते हैं, मिड टर्म के लिए हाइब्रिड फंड्स, और लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी फंड्स का सहारा ले सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, श्रुति का ये सवाल है, ये झांसी से है। वो पूछ रही है कि अक्सर लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में जोखिम होता है, तो क्या मेरा सारा पैसा यहाँ शेयर मार्केट की तरह ही डूब भी सकता है? जी, ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड है वो रिस्क जो है वो मार्केट रिस्क है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको काफी पैसा का नुकसान हो सकता है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा लगाते हो तो जनरली देखा ये गया है कि आपका काफी अच्छा रिटर्न बना है और चांसेस ऑफ लॉस काफी कम हो जाते हैं। 10 साल से ज्यादा आप रखते हैं तो चांसेस ऑफ लॉस बहुत ही कम रहता है इक्विटी से।
ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में ना निवेश कीजिए। लॉन्ग टर्म 10 साल से ऊपर में आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं ओमकारेश्वर जी। ये सवाल है राम कुमार का और ये पटना से लिख रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की शुरुआत एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के साथ करें या फिर इंडेक्स फंड के साथ? काफी अच्छा सवाल है और दोनों ही फंड्स काफी अच्छे हैं। बैलेंस एडवांटेज भी वो मार्केट को देखते हुए इक्विटी और डेट में आप पोर्शन अपना ऊपर नीचे करता है जी। और इंडेक्स फंड वो मिमिक करता है कि जो इंडेक्स चल रहा है उसके हिसाब से, तो बाजार का जो मेन टॉप सबसे बड़े जो कंपनीज होते हैं उसको वो फॉलो करता है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपको पैसा कम लगे तो इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छा होता है, और अगर मतलब कि कमीशन उसको पीआर कम रहे जी। और दूसरा है बैलेंस एडवांटेज, उसमें रिटर्न्स तो ज़्यादा हो सकते हैं बिकॉज वहाँ पर लिबर्टी होता है कि कितना डेट में रखे, कितना इक्विटी में रखे, कितनी मार्केट। जी जी। एक अगला सवाल ले लेते हैं, दिल्ली से अवरोज का ये सवाल है। उन्होंने एक लमसम अमाउंट डाल रखा है एसबीआई टेक्नोलॉजीज में, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है उन्होंने। इसमें ग्रोथ की कितनी संभावना है, ये जानना चाहते हैं। निवेश करते समय एक समय ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम रिटेल इन्वेस्टर हैं और हमको निवेश करना है तो सेक्टोरल फंड्स में निवेश, अगर हमको सेक्टर के बारे में बहुत अच्छा जानकारी है तभी करें, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स अवेलेबल है, उसमें करना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो बात कही है ओमकारेश्वर जी ने, ये आप डेफिनेटली गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स की नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है तो आप सेक्टोरल फंड्स में ना निवेश करके डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश कीजिए। इससे आपका रिस्क कम होता है और आपको ज्यादा रिटर्न्स कमाने का मौका मिलता है। इस वक्त अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, क्योंकि अक्सर लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया है। तो अगर आप टेक फोकस्ड फंड्स में भी निवेश कर रहे हैं तो अपना नजरिया लॉन्ग टर्म का ही रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकारेश्वर जी हमारे साथ इस खास शो पर बने रहने के लिए और जनता के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं आज हमारे सभी दर्शकों का म्यूचुअल फंड में जो इंटरेस्ट रहा हो और कोई भी डाउट्स हुए हों वो डेफिनेटली आज क्लियर हुए होंगे। धन दौलत के इस खास शो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी। अगले हफ्ते भी हम लौटेंगे एक और नए मुद्दे को लेकर, लेकिन तब तक अगर आपके मन में कोई भी पर्सनल फाइनेंस को लेकर कुछ भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं dhan.daulat@gntTV.com पर। तब तक के लिए नमस्कार और GNT पर आप बने रहिए।